Okay, ji. So today we are going to start energy from chemicals, also known as energetics. और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? Basically, how can we convert chemical energy into heat energy and vice versa? सही है? जैसे कि लेट्स सपोज मैंने जो है वो कोई भी कार्बन कंटेंट ले लिया। लेट्स सपोज मैंने लकड़ी ली और मैंने लकड़ी को जला दिया। अब जब मैं लकड़ी को जलाऊंगा, सो मीन्स दैट के लकड़ी को जलाने से मुझे एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर देयर, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड ऑल्सो वी कैन डू द वाइस वर्सा। काइंड ऑफ इस चैप्टर में हम ये चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। सो नंबर वन थिंग इज दैट व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, द टर्म एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि यार ये है क्या चीज, बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा ही अनफेमिलियर सा नेम है। सो भाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है हीट चेंज। आसान भाषा में हम इसको कहते हैं हीट का चेंज एंड दैट्स इट। ओके, तो बहुत मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि इट्स नथिंग, नथिंग, इट्स ओनली हीट चेंज। आप ना बोलो एंथैल्पी चेंज भाई, लेकिन बस मसला ये है कि जब पास पेपर में ये टर्म यूज होती है तो उस टाइम थोड़ी सी परेशानी होती है, तो थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए बच्चे को कि व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, इवॉल्व बोले तो रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन। भाई हर रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर इवॉल्व हो रही होगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी रिएक्शन में सब कुछ हो रहा है लेकिन हीट का चेंज ही नहीं आ रहा? भाई लेट्स सपोज मैंने आपको कहा यार जाके सब्जी ले आओ, आप सब्जी लेने गए दौड़ते दौड़ते, सांस फूल जाएगी तुम्हारी। देखो एनर्जी का चेंज आएगा, लाजमी आएगा। आओगे थक जाओगे, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। देखो ऐसी केमिकल रिएक्शन भी होते हैं ना यार। वो अलग बात है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है और किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। भाई मुझे चूल्हा जलाना है, माचिस की तीली जलाऊंगा मैं, माचिस की तीली जलाऊंगा मैं। तो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी रिएक्शन में सब कुछ हो जाए और एनर्जी का चेंज ना आए, है ना? डजंट मेक सेंस। आप खाना बना रहे हो, आप चूल्हा जलाओगे, वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, खाना पक जाएगा। आपको आइस बनाना है, आपको वाटर फ्रीज करना है, आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे, वो एनर्जी रिलीज करता रहेगा। पार्टिकल की एनर्जी कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, एंड दे विल बी कंबाइनिंग टुगेदर, दे विल बी फॉर्मिंग अ सॉलिड। तो देखो एनर्जी का चेंज तो आएगा ही आएगा। सो इट्स मैंडेटरी टू हैव एंथैल्पी चेंज। ये मैंडेटरी है, हर रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज तो होगा ही होगा भाई। तो व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितना अमाउंट हुआ, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो वो हम करेंगे, वो हम करेंगे कैलकुलेट के यार कितना अमाउंट हुआ, कितना अमाउंट रिलीज हुआ, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ। और हर रिएक्शन का डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हो? हर रिएक्शन की अमाउंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो इन एवरी रिएक्शन देयर इज अ हीट चेंज, some reaction release energy and some absorb. So on the basis of this heat energy we have two types of reaction, exothermic reaction और endothermic reaction. Okay, अब एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जैसे कि ये। अब जब आप एसिड को वाटर में डालते हो तब भी एनर्जी रिलीज होती है, जब आप किसी चीज को कंबस्ट करते हो तब भी एनर्जी रिलीज होती है, रस्टिंग में भी एनर्जी रिलीज होती है, फ्रीजिंग में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, ये वो रिएक्शन है जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक, एक्सो का लफ्ज जो है वो एग्जिट से निकला है, एग्जिट हो रही है एनर्जी, रिलीज हो रही है एनर्जी। सो द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब ये आपका सिस्टम है और ये जो बर्तन है, इसका जो दीवार है, कंटेनर है, इसका जो वॉल है वो आपका सराउंडिंग है, एंड ऑल्सो दिस इज योर सराउंडिंग। तो हीट सिस्टम से निकल के कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपने क्या किया, चाय का कप ला के रखा इस कमरे में, तो इस चाय के कप से एनर्जी निकल के इस कमरे में जा रही है, तो थोड़ी देर में आप देखोगे चाय रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। ऐसे ही है ना भाई, ये एक्सोथर्मिक है।
अब एक्सोथर्मिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक तो बात यह है कि डेल्टा एच, अच्छा डेल्टा एच फिर वही बात, फिर वही लफ्ज आ गया, एंथैल्पी चेंज। तो कुछ भी नहीं है भाई, आसान भाषा में एंथैल्पी चेंज इज एनर्जी का चेंज। व्हाई इट्स नेगेटिव? क्योंकि रिलीज हो रही है, निकल रही है, कम हो रही है। सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, तो उसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं। ये मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है। इट्स दिस नेगेटिव शोज दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड। बात समझ रहे हो? ये मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है। This negative sign shows that energy is released and it shows that the reaction is exothermic. Then container becomes hot. Okay, container गर्म हो जाएगा क्योंकि wall of the container आपका surrounding है। तो आप जब किसी exothermic वाले रिएक्शन को हाथ लगाओगे ना, तो आपको गरम गरम फील होगा क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी उसने, दैट्स वाई। और तीसरी बात ये है कि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। अब आप पूछोगे क्यों? देखो शुरू शुरू में लेट सपोज चाय है। अब जब मैं चाय गरम गरम लेकर आया तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी। आपने चाय को थोड़ी देर रखा, चाय ने एनर्जी रिलीज कर दी, सराउंडिंग में चली गई, चाय ठंडी हो गई। अब जब चाय ठंडी हो गई, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी हायर होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर होती है। आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से। ये रिएक्टेंट था, इसकी एनर्जी, ये गर्म चाय है, ये हॉट, और ये कोल्ड, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। ये जो मैं डाउनवर्ड एरो बना रहा हूँ ना नीचे की तरफ, ये डाउनवर्ड एरो क्या शो कर रहा है पता है? कि एनर्जी ड्रेन हो गई है, एनर्जी इज रिलीज्ड। बात समझ रहे हो? एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। तो ये जब भी आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखोगे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्सोथर्मिक की प्रोफाइल डायग्राम है। एक ये भी है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें एक ये जो दाना निकला हुआ है ना, ये हमने दिखा दिया। सही है ना? ऐसे ही दाना ही है भैया। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं कि ये पोर्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या बला आ गई भाई बीच में एक्टिवेशन एनर्जी? देखो बात ये है कि ये आप हो, ये आप हो, ओके, और आपको अपने घर जाना है। बात को जरा गौर से सुनिएगा। आपको अपने घर जाना है और ये आपका रास्ता है, ये बीच में एक खड्डा आ गया। अब बीच में खड्डा आ गया, अब आप क्या कोई टाइगर हो गया, आप कोई सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो के बस सीधा सीधा चलते जाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भाई आपको जंप करना पड़ेगा ना यार। विदाउट जंप आप इस खड्डे को कैसे क्रॉस करोगे? मेक सेंस ना? तो आप जब तक इसको क्रॉस नहीं करोगे तो आप घर तक नहीं पहुंचोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो नॉर्मल चलता हुआ चला जाऊंगा भाई, मैं तो मेरे पैरों में तो जो है ना वो सुपरमैन लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस क्रॉस, इसको आपने जंप करना है। ये रेजिस्टेंस है। इसको जंप करे बगैर यू कैन नॉट प्रोसीड, यू कैन नॉट गो टू योर होम। तो ये जो आप जंप कर रहे हो ना, ऐसे नीचे होके जब हम ऊपर की तरफ उठते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड। भाई मेरी गाड़ी बंद हो गई, बारिश हो रही है, गाड़ी बंद हो गई। अब मैंने किसी को आवाज लगाई, मैंने कहा यार थोड़ा सा टॉ करना है यार, धक्का लगाना है यार थोड़ा सा। अब वो आएगा, क्योंकि देखो शुरू में गाड़ी को धक्का लगाना मुश्किल है। बात समझ रहे हो आप? शुरू में क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई होगी और अच्छी खासी हैवी होती है वो। अब जब आप शुरू में उसको पुश करोगे ना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। लेकिन एक दफा जब आपने वो गाड़ी चल गई, तो फिर वो चलती रहेगी। आप जरा इसको प्रैक्टिकल होके सोचो। तो तो ये रिएक्टेंट है ना, अब इसको प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। एक और मिसाल देता हूँ आपको। आपने चाय बनानी है, आपने सब कुछ रख दिया, दूध, चीनी, पत्ती, पानी वगैरह सब कुछ मिक्स करके आपने चूल्हे पे रख दिया। अब तुमने माचिस ही नहीं जलाई, चूल्हा ही नहीं जलाया, तो कैसे चाय पकेगी यार? तो वो स्पार्क तो प्रोवाइड करो। अब तुम बोलोगे नहीं खुद ब खुद चूल्हा जल जाएगा, नहीं, आपको स्पार्क देना पड़ेगा। आपको स्पार्क देना पड़ेगा ना। स्पार्क मींस एक्टिवेशन एनर्जी। स्पार्क मींस व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए, वरना तो रिएक्शन वोंट स्टार्ट, एंड इफ द रिएक्शन वोंट स्टार्ट, सो हाउ यू विल बी फॉर्मिंग योर प्रोडक्ट? मेक सेंस? सो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकते हो अगर आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी दो। तो ये जो एरो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी का एरो है, और एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो होता है, इट्स ऑलवेज अपवर्ड बाय द वे।
क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड, रिमेंबर। नेगेटिव हो ही नहीं सकती एक्टिवेशन एनर्जी यार, नेगेटिव नहीं हो सकती एक्टिवेशन एनर्जी, ये याद रखना। तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी का एरो अपवर्ड बनेगा, एक बात। दूसरी बात, अच्छा अब मैं जितनी भी बातें डिस्कस करूंगा ना, अब मैं जितनी भी बातें डिस्कस करूंगा ना, वो ऑपोजिट होंगी एक्सोथर्मिक के। मैं जितनी भी बातें डिस्कस करूंगा वो ऑपोजिट होंगी एंडोथर्मिक के, याद रखना। ओके। यानी के यानी के अगर मैं आपको कहूं कि एक्सो में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो इसमें एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। देखो ये है ना, इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। कुकिंग एनर्जी, आप एनर्जी लगा रहे हो ना, चूल्हा नहीं जलाओगे तो एग कैसे बॉयल होगा? बात समझ रहे हो आप? एग ही बॉयल नहीं होगा, तो उसके लिए आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवाओगे। अच्छा, फिर इसके बाद आप आ जाओ फोटोसिंथेसिस, ये भी एंडोथर्मिक है। वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ये भी एंडोथर्मिक है। ब्रेड आप बेक कर रहे हो, ये भी एंडोथर्मिक है। तो ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ओके, अच्छा अगली बात कि अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो भाई बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर वो डेल्टा एच नेगेटिव था, तो ये डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हो? अगर वो डेल्टा एच नेगेटिव था, तो भाई मेरे ये वाला डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने कहा ना आपको कि उसका ऑपोजिट है ये। इसी तरह से अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं, तो अब एरो ऊपर जाएगा। अब एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रही है, अब एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रही है, अब तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, क्या कहते हो? ऐसे ही है ना? उस टाइम तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, तभी मैंने एरो डाउनवर्ड बनाया था। अब एरो अपवर्ड बना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ भी मैंने एक और डायग्राम बनाई है जिसमें मैं एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा हूँ। जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहा हूँ। अब जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी को शो करूंगा, अब एक चीज आपने नोट की कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो एरो बन रहा है वो बड़ा लंबा एरो है यार। एक्सोथर्मिक में भी हमने एक्सोथर्मिक में भी हमने क्या बनाया था? एरो बनाया था, लेकिन वो वाला एरो छोटा था। इससे हमने तो एक बात ये सीखी कि यार एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। उन रिएक्शंस को आगे स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन ये जो एंडोथर्मिक वाले रिएक्शंस हैं, इसके लिए ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो आप लोगों को एरो की लेंथ से आइडिया हो रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये तो रिएक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। बात को समझिएगा जरा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी लेंथ ज्यादा होती है। ओके, सिंपल है बड़ा। एक्सोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और एंडोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। फिर हम आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एनर्जी, बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड व्हेन बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन डाउन और फॉर्म। देखो, बॉन्ड एंथैल्पी की जो टर्म है वो दोनों के लिए यूज होती है। इट्स अ जनरल टर्म। आप बॉन्ड बना रहे हो या आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये दोनों के लिए यूज होती है टर्म। तो मैंने क्या बोला? एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन और फॉर्म। तो जब आप बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब आप बॉन्ड को फॉर्म करते हो, बॉन्ड मेकिंग होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। भाई लेट सपोज आपके पास कोई भी चीज है, इट्स इट्स अ पीस ऑफ कार्बन, पीस ऑफ वुड। आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, तो आप एनर्जी लगाओगे ना यार, तभी तो वो टूटेगी, खुद ब खुद तो नहीं टूटेगी। तो इस जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं ना, जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं ना भाई, तो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो जब भी बॉन्ड ब्रोकन डाउन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ये अपने पल्लू से बांध के रखना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। ये अंडरस्टूड है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहा भी होता है और बन रहा भी होता है।
जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है तो ऐसे ही हो रहा होता है ना कि बॉन्ड टूटता भी है और बनता भी है। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ ए बी आपस में रिएक्शन करते हैं सी और डी से, तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ए और सी और बी और डी। अब आप इस चीज को नोट कर रहे हो कि ये ए और बी का बॉन्ड टूटा और ये सी और डी का बॉन्ड टूटा। ए और बी का भी बॉन्ड टूटा और सी और डी का भी बॉन्ड टूटा, दोनों बॉन्ड टूट गए। जब ए और बी का और सी और डी का बॉन्ड टूट गया, अब जब नए बॉन्ड बने आप वो देखो, ए और सी का नया बॉन्ड बना और बी और डी का नया बॉन्ड बना। तो किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक डाउन भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है। ये तो कंफर्म है ना भाई कि बॉन्ड टूटेगा भी और बनेगा भी। तभी मैंने आपको पहले ही कह दिया कि किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेक डाउन भी होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, याद रखना। तो यही हुआ यहाँ पर भी, बॉन्ड ब्रेक भी हुआ। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक होता किस तरफ है? बॉन्ड ब्रेक होता किस तरफ है? रिएक्टेंट साइड पे होता है। बॉन्ड ब्रेक किस तरफ होता है? रिएक्टेंट साइड पर होता है। और बॉन्ड फॉर्म कब होता है? और बॉन्ड फॉर्म कब होता है? प्रोडक्ट साइड पर होता है, याद रखना। बॉन्ड टूटता इस तरफ है और बनता इस तरफ है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर करके रखो कि बॉन्ड टूटता कहाँ है और बनता कहाँ है। ओके, तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दिया कि ये टूटेगा और ये बनेगा, बस कंफर्म है ये बात कि रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें इसका फायदा क्या होगा? हमें इसका फायदा क्या होगा? तो फायदा बहुत है भाई इसका। इससे फायदा एक तो ये है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम एक काम और भी करते हैं कि रिएक्शन की नेचर को हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर आपको दो चीजें बताई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी रिलीज करता है, और एंडोथर्मिक का मैंने आपको बताया कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यही बताया मैंने आपको ऊपर। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कर रहा है, तो लेट्स से हाउ कैन वी कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसका स्ट्रेट अवे, इट्स रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्या बताया मैंने? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ओके, अच्छा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया, इसको आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग। भाई मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनता है, तो रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग और प्रोडक्ट में बॉन्ड मेकिंग। इस तरह से भी आप कह सकते हो। क्या कहते हो, ऐसा ही है ना? चलें जी आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसा है कि हमें अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दोबारा डिफाइन करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दोबारा डिफाइन करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब आप ये मत कहिएगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो अब हम क्या कहें? अब हम क्या कहें तो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, एक्सोथर्मिक यानी आप समझ जाओ कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे ही है ना? ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सिखाया ना आपको कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सो के लिए। तो हमने एक और डिसीजन भी यहाँ पर लिया कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो एंडो होता है। तो मैंने डेफिनेशन क्या कही, मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। इसका मतलब पता है क्या है? कि मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, आप मैं इसको यहीं से ही बता देता हूँ, कोई भी क्या ये रिएक्शन है मेरे पास, इसमें हो क्या रहा है कि मुझे जो ओवरऑल आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। इस नेगेटिव की वजह से मैं इस रिएक्शन को कह रहा हूँ कि ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन सवाल ये है कि मेरे पास नेगेटिव आंसर आएगा कैसे? लेट्स से ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, और प्रोडक्ट के बॉन्ड को बनने के लिए इतनी एनर्जी निकल रही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? माइनस का 500।
तो चूंकि मेरे पास टोटल आंसर माइनस में आ रहा है तो मैं कहूंगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इस वाली एनर्जी को ज्यादा होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर नेगेटिव आए। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जब बॉन्ड बन रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो अगर ये ज्यादा नहीं हुई, यानी अगर +2000 हुआ और माइनस का 500 हुआ, तो कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव आंसर? नो, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन मुझे तो नेगेटिव चाहिए। तो इसलिए हमने इसको क्या डिफाइन कर दिया? हमने इसको कैसे डिफाइन कर दिया कि भाई मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब, more energy is released than absorbed. That's why reaction is exothermic. ये दूसरी डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक की, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब हम ये नहीं कह रहे कि मोर एनर्जी इज, सॉरी, अब हम ये नहीं कह रहे कि एनर्जी इज रिलीज ना, अब हम कह रहे हैं मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब। तो ये हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन किया है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी किया है। ये हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन किया है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी किया है। ओके, सही है। अच्छा, अब हम इसको, पहले मैं आपको एंडो भी बता दूं फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एंडोथर्मिक क्या है? एंडोथर्मिक इसका उलट है। एंडोथर्मिक में मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, टोटल आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए एंडोथर्मिक में। तो इसका मतलब एंडो इसका उलट है। मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज्ड, तब मैं कहूंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज्ड, तब मैं कहूंगा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्योंकि एंडोथर्मिक में मुझे ओवरऑल आंसर पॉजिटिव लाना है। एंडोथर्मिक में मुझे ओवरऑल आंसर क्या लाना है? पॉजिटिव लाना है। तो इसका मतलब मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज, और उसमें मुझे क्या लाना था? ओवरऑल आंसर नेगेटिव लाना था। जब उसमें मुझे ओवरऑल आंसर नेगेटिव लाना था तो मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्सॉर्ब। तो अब क्या हो रहा है? मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब देन रिलीज, उसका रिवर्स है, उसका रिवर्स है। तो ये एंडोथर्मिक की डेफिनेशन है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, एक्सोथर्मिक की भी दो डेफिनेशंस आ गई आपके पास, और एंडोथर्मिक की भी आपके पास दो डेफिनेशंस आ गई हैं। तो एज पर नीड एग्जामिनर मेंशन करेगा कि यार आप एक्सोथर्मिक को डिफाइन करो बट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो हमें फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। फिर हम ये नहीं कहेंगे एनर्जी इज रिलीज, ना 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 ना, फिर हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो अगर उसने बॉन्ड एनर्जी का और तुमने लिख दिया एनर्जी इज रिलीज, तो यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं वो क्या बोल रहा है। तो ये इसमें एक पॉइंट वाली बात है। ओके, अच्छा, अब आप आइए जरा, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको पास पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत इजी है मेथड इसका। तो अगर आप इसको देखिएगा जरा, लेट्स से मेरे पास है 130। यस, 130। यस, अब जरा इसको देखिएगा। मेरे पास आया ये CH4। अच्छा, पहले मैं इसको ना स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख रहा कि मुझे समझ आ जाए मुझे करना क्या है। CH4 और O2, CO2, और है मेरे पास वाटर। चलें, अब मैं इनकी जगह इनकी एनर्जी पुट कर रहे हैं। मुझे जो एनर्जी दी है वो CH की दी है, लेकिन इसमें CH के कितने बॉन्ड्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तो मैं क्या करूंगा? CH की बॉन्ड एनर्जी को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्लस, और ये भी O है, ये भी इसकी एनर्जी कितनी है? 496। क्योंकि इक्वेशन में 2 है
तो मैं इस एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ये मेरा रिएक्टेंट साइड हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड पर। ओके, प्रोडक्ट साइड में CO, ये एनर्जी ये रही, कितनी है? 805। मैंने लिखा 805, लेकिन फॉर्मूले में जो CO के बॉन्ड्स हैं वो दो हैं, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहिए ना। ये देखो मैंने करा दिया, प्लस। अब OH, एनर्जी ये रही। अब OH के फॉर्मूले में कितने बॉन्ड्स हैं? दो है ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, लेकिन फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार दो इसमें हैं और मॉलिक्यूल टोटल भी दो हैं, तो टोटल OH के 4 बॉन्ड्स हो गए ना। ये मेरा प्रोडक्ट साइड हो गया। अब मैं इसको करूंगा सॉल्व। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। और फॉर्मूला क्या कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मैं इन दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा और मेरे आंसर पता लग जाएगा। That is the way how we can calculate the bond energy. Hopefully this is easy, right? कोई भी इक्वेशन आए आपके पास, कोई भी, आई सेड कोई भी आए, बस यू नो द मेथड, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और इस तरह से हम रिएक्टेंट को सम करते हैं, प्रोडक्ट को सम करते हैं। जब हमारे पास सम आ जाता है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, एंड देन वी गॉट द फाइनल आंसर। ओके, सो ये है मतलब बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक। ओके जी।